मरीज़ यही समझते हैं कि ये बवासीर ही है, चूँकि कॉमन कॉन्सेप्ट यही है। बवासीर कहते हैं खून की जो मकद के गिर्द ब्लड वेसल्स वेन है उनके फूलने को, यानी वेरिकोज वेन जो होती हैं वो अगर मकद के एरिया की होती हैं तो उसको हेमोराइड कहते हैं। बुनियादी तो वही फूलता है, खून की नालियाँ जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं और वही जब फट जाती हैं तो वहाँ से ब्लड आता है जिसको कहते हैं कि खूनी बवासीर है। यानी उसके बैकग्राउंड के लिहाज से खूनी बवासीर और बादी बवासीर एक ही चीज़ है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो जाता है, फटने से ब्लीडिंग होती है, तो फिर हम इसको बवासीर कहते हैं। फिशर के अंदर भी ब्लीडिंग होती है, पेन होता है बाल का, वो कट लगता है। अगर कट वो लगा है वहाँ पर जहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, लाजम बात है साथ में ब्लीडिंग भी हो जाती है और पेन बाल का बहुत शदीद होता है उसके अंदर, लेकिन उसमें मौके नहीं होंगे क्योंकि बवासीर कहते हैं सिर्फ ब्लड वेसल्स के फूलने को, वेरिकोज वेन्स को कहते हैं बवासीर। जो फिस्टुला है उसमें मरीज बाल का पेन बहुत ज़्यादा बताएगा भी, ये बाल का नहीं बताएगा, कहेगा डॉक्टर साहब एक उभार सा है, वो उभार मौके की तरह का नहीं होगा, जैसे फुंसी उभरी हुई होती है या इस तरह का वो बताएगा, सख्त गुठली सी है। और उसके साथ एक साइन बताएगा कि उसमें पानी रिसता रहता है या पीप रिसती रहती है। तो ये चीज़ें यानी तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और इनमें फ़र्क किया जा सकता है। इनमें सबसे ढीठ तरीन बीमारी जो है ना वो है फिस्टुला, तंग भी करती है और बड़ी मुश्किल से काबू आती है बाज़ औक़ात। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सम टाइम ठीक भी नहीं होता है। सर फिस्टुला की क्या रीजन सॉल्व? तो जो बाकी हैं बवासीर के अंदर फिशर ये तकरीबन ठीक हो जाते हैं। इसमें शाज़ नाज़री कोई केस होगा जो अड़ता है, मरीज़ बाद परहेज़ी करता है, अदरवाइज़ नहीं होता। अब पहले लेते हैं बवासीर के हवाले से। बवासीर में देखें जिस तरह हम कहते हैं ना अलामात के हवाले से, बवासीर ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होगी जो जिनको कब्ज़ रहती है, जो ज़्यादा मिर्च मिसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बात परहेज़ किस्म के लोग हैं, या और अपनी जो एक नेचुरल लाइफ है खाने पीने में और उठने बैठने और सोने में जो डिस्टर्ब करते हैं। तो आप देखें किताबों में पढ़ते हैं कि ये जो मिजाज है ना ये नक्स व मीका का है, ठीक है ना। तो नक्स व मीका पहली दवा है, लेकिन चूंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलर हमने जाना है, तो यहाँ पर नक्स के अंदर पेन नहीं होता, उसके अंदर जलन होगी और खारिश होती है और एहसास ऐसे होता है जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये नक्स है। अगर ये चीज़ें हैं तो नक्स लाजिम बात है, मैं हर दफ़ा और हर सिटिंग में कहता हूँ एक दवा वही चीज़ें ख़त्म करती है जो वो पैदा कर सकती है। तो नक्स की जो पैदावार है वो ये है, इसको वो ख़त्म करेगी। इसी तरीके से सल्फ़र के अंदर भी जलन और खारिश है मकद के अंदर। नक्स में बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि मरीज़ सारी रात सो भी नहीं सकता, ये भी नक्स की अलामत है। तो अगर तो मरीज़ को खारिश और जलन ज़्यादा है और साथ ये फीलिंग है, दर्द निस्बतन कम है, तो फिर इन दवाओं की तरफ देखा जा सकता है। अगर मरीज़ को दर्द है, मैं सिर्फ शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, अगर दर्द है तो दर्द में फिर आप अगली कैटेगरी में आ जाएंगे। दर्द अगर बहुत ज़्यादा है और कई कई घंटे रहता है, ठीक है ना, और साथ मरीज महसूस करता है चीरने वाला एहसास होता है, तो ये एसिड नाइट्रिकम का बहुत बड़ा साइन है। यानी उसमें पखाना नरम भी होगा ना, एक तो कब्ज़ है, आप मरीज से पूछेंगे कब्ज़ रहती है, मरीज कहता है कब्ज़ नहीं रहती। नरम पखाना भी हो तो उसके बावजूद भी तकलीफ कई कई घंटे तक रहती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ये एसिड नाइट्रिकम है। इसके साथ साथ आप पूछते हैं तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बाज़ औक़ात मरीज़ वॉश भी नहीं कर सकता, यानी मामूली सा टच होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन, अगर मरीज़ को गर्म पानी से रिलीफ मिलता है, गर्म पानी से रिलीफ मिलता है तो आपके पास एसिड में हो रहा है, और अगर मरीज़ को ठंडे पानी से रिलीफ मिलता है इसी अलामात में, फिर आपके पास रेटिनिया है, ठीक है ना, एलोज नहीं। एलोज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि ठंडे पानी की बवासीर के लिए अगर खारिश है और उस खारिश को ठंडे पानी से सुकून मिलता है तब एलोज है। अगर तकलीफ है, मरीज छूने नहीं दे रहा और बहुत ज़्यादा अजियत में है और तब ठंडे पानी से रिलीफ मिलता है, तो रेटिनिया आपकी ऐसी दवा है जो आपको मायूस नहीं करेगी। और गर्म पानी से रिलीफ मिलता है तो एसिड नाइट्रिकम एसिड म्योर। एसिड म्योर की एक और सिम्टम भी है, मरीज जैसे यूरिन के लिए जाता है तो साथ पखाना आ जाता है, बाज़ औक़ात ये अलामत मिल जाती है और बाज़ औक़ात नहीं भी मिलती। इसी तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दर्द और तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो पेओनिया भी ऐसी दवा है जो आपको मायूस नहीं करती।
इसी तरीके से मौके हैं और मौकों के साथ कमर दर्द है तो एसिड एस्कोलेसिप को नहीं भूलना आपने, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ी दवा है। इसी तरीके से एक ख़ास ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में आती है और वो कहेंगे कि हमल के दौरान जो है ना बवासीर हुई थी या आफ्टर डिलीवरी हुई थी, इनमें आपको दो शिकायतें अक्सर मिलेगी, कमर दर्द भी मिलेगा और बवासीर भी मिलती है। तो उनकी दो टॉप की दवाएं, एक तो एस्कोलेसिप है और दूसरी कॉलमसोनिया है। और ये दोनों बाल का तो हो सकता है आपको वक्तन फ़क्तन एसिड नाइट्रिकम या तूजा ये चीज़ें देनी पड़े, तो उसके साथ साथ बेहतरी की तरफ आ जाता है। नहीं समझ, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसमें नहीं होती। हाँ जी, कॉलमसोनिया में जी जी हाँ जी। और बस हो गया मेरे ख्याल में बवासीर के हवाले से, और रिदम टूट गया। हाँ, अब फिशर की तरफ आप आ जाएं तो फिशर के अंदर चूँकि मरीज़ को पेन होता है सिर्फ, या सम टाइम ब्लीडिंग भी होती है। अगर कट ब्लड वेसल्स को लगती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अगर नहीं है तो सिर्फ बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। वहाँ हमारी सरफ़हरिस्त दवाओं में से वहाँ भी एसिड नाइट्रिकम है, चूँकि उसमें भी आप देखेंगे कि आप इसकी अलामत देखेंगे ना कि जिस्म से खुलने वाले सुराख पर कट पड़ जाते हैं, और जिस्म से खुलने वाले सुराख नाक है, कान है, ठीक है ना, जितने, तो वहाँ पर अगर रेड हो जाए तो वो सल्फ़र है, और अगर कट पड़ जाए तो एसिड नाइट्रिकम है। तो चूँकि ये भी जिस्म का बैरूनी हिस्सा खुलने वाला आखिरी जगह पर होता है, तो वहाँ पर ये एसिड नाइट्रिकम बहुत बड़ी दवा है। इसके अलावा वो तकरीबन कभी कभी होता है, अगर ये दवाएं काम ना करें तो उनमें ग्रेफाइटस की तरफ भी देख सकते हैं, पेट्रोलियम की तरफ भी देख सकते हैं आप, अदरवाइज ये आपको दवा मायूस नहीं करेगी। एक मरीज़ ऐसा होगा जिसको ब्लीडिंग होती है और फिशर में ऐसा होगा एसिड नाइट्रिकम, ठीक है ना, अगर मरीज़ को पेन बहुत ज़्यादा होता है तो, और अगर ब्लीडिंग होती है तो, ठीक है ना, ब्लीडिंग में आपको बाज़ अक्सर जो मिलेगी, सम टाइम पेन नहीं होती इसके साथ। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मौके भी नहीं है, कब्ज़ भी नहीं है, लेकिन जाके जब पखाना करता हूँ तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें हम पहले लेक्सिस की तरफ जाते थे, फास्फोरस की तरफ जाते थे, और अक्सर काम करती थी, बाज़ नहीं भी होती थी। लेकिन एक दवा वो हमने एक किताब हमें गिफ्ट की थी एक डॉक्टर साहब ने, क्या नाम था उनका, हाँ जवेद साहब ने दी थी, नाम मुश्किल सा है उसके मुसन्निफ का। उसमें एक दवा लिखी थी सैंगोनेरिया। सैंगोनेरिया हमने 30 में इस प्रॉब्लम के लिए दी। मेरे ख्याल में शायद कोई केस होगा डॉक्टर साहब जो रुका हो, मकद की ब्लीडिंग के अंदर सैंगोनेरिया 30 में बार बार रिपीट करें, शायद ही फेल होती होगी। तो इसके बाद फिस्टुला के ऊपर, फिस्टुला चूँकि एक डीप होता है, गहरा, जैसे नाली की तरह का जख्म होता है, और चूँकि जिस तरह ये शाखें बनती हैं ना, बालकात सीधा होता है, बालकात उसकी शाखें बनी होती हैं सीधा, तो इस वजह से इसको साफ़ भी नहीं किया जा सकता। इसको किसी किस्म की एंटीसेप्टिक और इस किस्म की दवाएं जो जरासीम कुछ होती हैं वो भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ऊपर ऊपर तक उसकी अप्रोच होगी, नीचे होती नहीं है। तो इस वजह से ये इतना जल्दी जो है वो ठीक नहीं होता। इसकी सर्जरी भी इसलिए मुश्किल होती है कि बाज़ ये पूरी सर्जरी कर भी दी जाए, लेकिन साइड की जो चीज़ें बाज़ बच जाती हैं, वहाँ से फिर इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाती है। तो दवाएं जो ज़्यादातर काम की हैं, जिसमें केस कुछ क्योर हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके ऊपर मैं कहूँ कि 100% श्योर होकर सारे केस सही तरीके से काबू में आ जाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन जो काबू में आए हैं और जिनसे बेहतरी हुई है, उनमें एक तो आप दो तरह का क्राइटेरिया बना लें। मरीज से पूछे गर्मी लगती है या सर्दी लगती है। अगर गर्मी की तरफ उसका रुझान है, गर्मी ज़्यादा महसूस करता है तो एसिड फ्लोर, मरीज ठंडक की तरफ है तो सिलेशिया। और दूसरा इसमें जो मियाज़मेटिक दवाएं, उसमें सिफलिनम और ट्यूबरक्लिनम, बेसिलिनम, वक्तन फ़क्तन अगर पस आ रही है तो बेसिलिनम देंगे। पानी रिस रहा है तो उसमें चिपचिपा सा होता है तो ग्रेफाइटिस का साइन है तो ग्रेफाइटिस भी साथ आप इसमें दे सकते हैं। और अगर कैलेंडोला 30, कैलेंडोला के बारे में मैंने पढ़ा था कि उसमें उन्होंने लिखा था कि ये सिर्फ पुराने ज़ख्मों को ठीक नहीं, यानी उसकी इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करती, बल्कि
जो गोश्त गल गया होता है, ठीक है ना, उसके गोश्त के नए सेल को जनरेट भी करती है और दोबारा रिकवर भी करती है। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर आप इस कैलेंडोला को भी साथ दें तो इसमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। इस तरीके बवासीर के हवाले से जितनी बातें की हैं उसमें आप मियाज़मेटिक दवाओं को ज़रूर देखेंगे जिसमें थूजा सर फहरिस्त है। और थूजा की ख़ास साइन है जो आप देखेंगे उसमें आपको कभी मायूस नहीं करेगी, वो ये है कि मरीज़ को बैठने से तकलीफ होती है, थूजा का सबसे बड़ा साइन है। यानी बवासीर मरीज का चलते फिरते ना कुछ नहीं होता, लेटते हुए कुछ नहीं होता, बैठ नहीं सकता, बैठते हुए ज़्यादा तकलीफ होती है, ये थूजा का साइन है। तो मुख्तसर ही है, बाकी डॉक्टर साहब